नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 935 सीटों के लिए परीक्षा होगी। जनवरी में परीक्षा संभावित है और आपको बता दें कि अभी एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है आयोग के द्वारा। उसमें एकल जो है वो परीक्षा होगा, लेकिन एक ही दिन में 3 अलग अलग पेपर लिया जाएगा। हमारे साथ हैं शशि शरण सर हैं, इनसे हम बात करेंगे इस परीक्षा के तैयारी को लेकर, कितना टफ होगा और क्या रणनीति बनानी होगी। क्योंकि बता दें 10 लाख के आसपास अगर फॉर्म गिरता है तो चयन मात्र 935 का होना है। सर, एग्जाम कितना टफ होगा? एग्जाम वाकई बहुत टफ होगा। इसके पीछे 2-3 लॉजिक वाली बातें हैं। बातें ये हैं कि इसमें प्लेन ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जा रही है। आप समझिए कि अगर टीचर एग्जाम्स को आप ले लीजिए बीपीएससी, उसमें लगभग 6-7-8 लाख बच्चे फॉर्म भर ही देते हैं, सब मिला ले तो जो बच्चे ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं वो बिहार एसआई का एग्जाम देते हैं। बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं, एसएससी की जो नॉर्मल तैयारी करने वाले बच्चे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ये सारे बच्चे इस वैकेंसी पर टूट पड़ेंगे। दरोगा है, उस रेलवे के भी हैं, रेलवे के, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री जो होल्डर बच्चे हैं वो सभी के सभी बच्चे इस फॉर्म को जरूर से भरेंगे। तैयारी मजबूती से बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। आपको भी पता है कि तैयारी जो लोग बहुत करते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन परीक्षा में फॉर्म भरने की अगर आप बात करते हो तो मेरा आकलन जो है आपसे थोड़ा ऊपर का है। मेरा आकलन 12 से 14 लाख कम से कम फॉर्म भरने का है। उम्मीद है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, आप चिंता मत कीजिए। सर, इसमें डोमिसाइल नहीं है सर। अब देखिए, ये उसमें 1-2 लाइन उन्होंने लिख दिया है कि डोमिसाइल की बात जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है कि डोमिसाइल है या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक क्लैरिटी ये दिया है कि भाई जो महिलाओं का आरक्षण है 35% वाला वो बिहार के लोगों को मिलेगा। उसके अलावा एक बात आपने और गौर किया होगा, इस वैकेंसी के अंदर में उन्होंने कहा है कि जो डोमिसाइल की पात्रता इन्होंने मांगी है उसमें सिर्फ कहा है कि निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। अच्छा, तो अब निवास प्रमाण पत्र वाला जो क्लाउज है उस क्लाउज को बड़ा ही गंभीरता से देखना होगा। जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं कि भाई निवास प्रमाण पत्र एक्टिवली बने, तो वो भी एक चुनौती कहीं ना कहीं उभर के आएगी। निवास प्रमाण पत्र का उन्होंने क्लियरली उसमें जिक्र कर रखा है कि निवास प्रमाण पत्र जो है बिहार का होना चाहिए, उन्हीं को हम डोमिसाइल की कैटेगरी में मानेंगे। हालांकि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उसमें क्लियरली लिखा है इस वैकेंसी के अंदर में, और उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। मैं आपको एकदम एक लाइन पढ़ के बता देता हूं जो एग्जैक्ट लाइन है। इसमें उन्होंने क्लियरली इसकी चर्चा की है कि एक तो ये जिक्र है, उसके अलावा मेधा सूची की बात कही गई है। और हाँ, देखिए इन्होंने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। ये तो नॉर्मल बात है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब फॉर्म बिहार राज्य के बाहर के बच्चे भी भरेंगे। ये तो नॉर्मल भी हर जगह डालते हैं, 10% का कैटेगरी जो रहता है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत। ये तो आरक्षण वालों के लिए हो गया सर। इसके अलावा जो एईडीओ का सर ये जो फॉर्म आया है, इसका आपने सिलेबस देखा है, 3 पेपर किया गया है। एक दिन में हाँ, और इंग्लिश में भी पास करना है। 70 नंबर का इंग्लिश है, नहीं 70 नहीं 30 नंबर का अंग्रेजी और 70 नंबर का हिंदी है। और उसमें 30% क्वालिफाइंग है। मतलब और क्लियरली लिख दिया कि दोनों में अलग अलग। जैसे बीपीएससी में आपको याद होगा टीआरई 1 में बहुत झमेला हो गया था, फिर बाद में टीआरई 2 से हटा ही दिया गया क्वालिफाइंग को लेकर के, कितना विवाद हुआ। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि अलग अलग होना चाहिए, यानी 30 नंबर का जो अंग्रेजी उसमें 9 नंबर इंग्लिश में आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाइंग नेचर में पास होंगे। कॉपी आगे की चेक होगी। हिंदी में 70 अंकों के अंदर में 21 अंक आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे और आपका पेपर चेक होगा। हालांकि जो लैंग्वेज पेपर है उसका मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मेरिट बनेगा 200 नंबर में, लेकिन परीक्षा एक दिन के अंदर में 3 देनी होगी। आधा परीक्षार्थी तो इसी में परेशान हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अमूमन बच्चों को एक दिन में 3 परीक्षा देने का अनुभव नहीं है। तो ये एक दिन में 3 परीक्षा कराएंगे, सुबह पहली पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली। दूसरा जो पेपर है वो जीएस का है। पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बड़ा बदलाव किया है। आप 3 लाइन का 4 लाइन का सिलेबस इन्होंने दिया है, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि उसमें आधे से अधिक 50% से ज्यादा जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिहार है। जैसे मैं पढ़ के बताता हूं, सामान्य अध्ययन कह रहा है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि इसमें बिहार कुछ हो नहीं सकता, इसको बाहर करिए आप। दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसको भी बाहर करिए। बिहार का इतिहास एवं, देखिए एंड वर्ड है, बिहार का इतिहास एवं भारत का इतिहास एवं बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। बिहार स्पेशल को ऐड किया बड़े से पैराग्राफ में। अगला आइए, सामान्य भूगोल एवं बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा बिहार की महत्वपूर्ण नदियां। बिहार का वेटेज बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, जो बच्चे बहुत दिनों से मांग कर रहे थे बिहार का वेटेज को लेकर। भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था। फिर आइए,
आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा है, ये कंप्लीटली फोकस है बिहार की इकोनॉमी को लेकर के, एंड दैट इज टू पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये क्लियरली अपने सिलेबस में कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, इकोनॉमी की कहीं बात नहीं कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। मतलब कुल मिला के अगर आप देखें तो बिहार फोकस्ड सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब क्या होगा, अब ऐसे ऐसे छात्रों को नाम पढ़ने पड़ेंगे बिहार स्पेशल में जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं होंगे। वो इम्तियाज अहमद की पुरानी किताब, वो बिहार सरकार की पुरानी किताब, वो रिसर्च पेपर पटना यूनिवर्सिटी का, नालंदा यूनिवर्सिटी का, एक एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आयोग के पास खुली छूट है इन मैदानों में खेलने के लिए। आयोग भी जानता है कि मार्केट के अंदर में यही बिहार स्पेशल की किताब चल रही है, तो हम उसको ना छुएं, उसके बाहर के हम चीजों को लेकर के आए। तो बहुत चुनौतियों से भरा ये पेपर होने वाला है, क्योंकि अधिकारी बना रहा है, एक एग्जाम लेकर के बना रहा है, तो चुनौतियां तो छात्रों को झेलनी पड़ेगी। सर एक और चीज है, जो बीपीएससी के कैंडिडेट हैं या फिर टीचर के कैंडिडेट या टीचर हैं जो इसमें बड़ी संख्या में फॉर्म डालेंगे, बहुत समय से मेरा तो बिहार के शिक्षक सबसे ज्यादा मैंने पढ़ाया है, लाखों छात्रों को पढ़ाया है, लगभग 7 लाख के आसपास विद्यार्थी टीचर एग्जाम में पढ़े ऑफिसर एकेडमी से। मैं कहना बस इतना ही चाहता हूं कि कोई फॉर्म मत छोड़ना, सब लोग फॉर्म भरना, आप लोग खूब मेहनत करना। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहला ऐसा मौका है कि ये बच्चे शिक्षक हैं अभी, और अगर एक परीक्षा पास कर लेंगे तो उन शिक्षकों के सुपरवाइजर हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। सर लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम, वही मैं पूछ रहा था आपसे कि सब तो है, लेकिन इसमें एक सेकंड थर्ड पेपर जो एप्टीट्यूड का, वो जनरली जो है सिविल वाले कैंडिडेट या फिर टीचर वाले कैंडिडेट के लिए चुनौती नहीं। टीचर वालों के लिए चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मैथ्स रीजनिंग है, जो पीआरटी के बच्चे उनको मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़ना है, और जो लोग पीआरटी के नहीं है 6 to 8 9 10 11 12 वाले हैं उनको 8 नंबर के लिए मैथ्स पढ़ना है, तो वो मैथ्स तो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा चुनौती बनेगा सिविल के बच्चों के लिए। अच्छा, क्वेश्चन आसान तो नहीं होंगे, ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि 100 नंबर का मैथ रीजनिंग है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए चुनौती बन गया ये। मजाक नहीं ना, 100 नंबर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अच्छा, जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो 70-80 तक ले जा सकते हैं इसको, 90 तक भी ले जा सकते हैं विद्यार्थी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, लेकिन एक एवरेज 70-80 तो रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में सिविल के परीक्षार्थियों के लिए एक चुनौती बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कंफर्म है। अगर आयोग को सिविल वाले बच्चों को भी अकोमोडेट करना था तो वो 100 नंबर में ही, कैसे 10 नंबर का मैथ्स रीजनिंग ये लोग पूछते हैं वैसा पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 100 नंबर का अलग से पेपर दिया है। एसएससी वाले बच्चे भी टूटेंगे। सर 3-4 महीना में किया जा सकता है? मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि परीक्षा चुनाव के बाद नहीं तैयारी इसका सर, तैयारी तो हो सकती है, जीए का 4 महीने में अगर कोशिश किया जाए तो हो सकता है सर। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अभी से, आज से और अभी से आप लग जाएं और अपनी तैयारी को बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड तैयारी ना करें। मेरा ये छात्रों को सलाह है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें। जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम के अंदर में 20-25 कॉन्सेप्ट्स है, नंबर सिस्टम को पूरा थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ें, उसके बाद आप प्रैक्टिस पे जाएं। हो क्या रहा है कि बच्चे डायरेक्टली एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी सीखना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग में घातक हो सकता है। तो मेरा ये अनुरोध है इन बच्चों से कि आप जो है अपनी तैयारी को जब शुरू करें, 3-4 महीने का टाइम अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली 2 घंटा मैथ्स को दे रहे हैं, डेली 2 घंटा रीजनिंग को दे रहे हैं, तब ये संभव, अन्यथा ये चुनौती है। 3 से 4 महीने में बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, लेकिन सुबह और शाम 2-2 घंटा एक शिफ्ट बना लीजिए ना, सुबह मैथ्स को कर लीजिए, शाम को रीजनिंग को कर लीजिए। 2 घंटा में आप बांट लीजिए कि 1.5 घंटा हम थ्योरी पढ़ेंगे, आधा घंटा एमसीक्यू लगाएंगे। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो प्रैक्टिस कराते हैं, उनके थ्रू आप अपने टेस्ट को जांचिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर बहुत सारे टेस्ट सीरीज आती हैं उनके माध्यम से आप लगाइए, या एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए। चुनना तो सर आप 10-15 लाख बता रहे हैं, चुनना तो 935 ही है। चुनौतियां होंगी, कट ऑफ भी हाई होगा, भूसे के 1.5 में से जो सुई चुनने के बराबर। बिल्कुल, तो इसमें सर ये कट ऑफ वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा कि भाई कट ऑफ इतना लाने से आपका सेफ है, या वो 40-35% वाला वो कोई मामला, ये सब तो खत्म है सर। तो इसके लिए सर लिंक से हटके आप क्या कहेंगे? पुस्तकों का अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर। देखिए, मैं 2-3 चीजें बोलता हूं, सही डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल, जब एईडीओ की वैकेंसी की बात हुई थी उस समय मैं जानता था कि ये जो वैकेंसी है चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन आप इस बात को समझिए कि भारत में जितनी भी परीक्षाएं कठिन स्तर पर पूछी जाती हैं या नए प्रश्न जो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, जब उनको गहराई से जांचा जाता है तो पता चलता है कि एनसीईआरटी के कोना में वो बक्सा बना हुआ था, वही बक्सा में वो छोटा सा लाइन लिखा हुआ था, वहीं से ये सवाल आया है। कई बोल रहा हूं, कई बार आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो मैप दिया हुआ है, मैप के नीचे 4 लाइन लिखा रहता है, वहां से एनसीईआरटी से सवाल उठा के पूछ दिया। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप अपनी तैयारी को, जीएस को जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट आप पढ़ें, लेकिन आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी जो है, मैं आपको एक पेज दूंगा, आप दिखाइएगा, पर पेज 3 से 4 क्वेश्चन निकालिए। हमने बनाया है, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किया, हम अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको हम लोग इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बनाया था सिविल के लिए, लेकिन पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हर एनसीईआरटी के पन्ने से 3 से 4 सवाल जब आप निकालेंगे, हो सकता है कि कुछ सवाल उसमें जबरदस्ती के हैं,
लेकिन वो बनाए गए हैं। तो अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के पेज बाय पेज, अच्छा कोई भी बकैती नहीं, उसमें बकायदा क्वेश्चन के नीचे देखिएगा, अभी आप इमेज देख रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर लिखा हुआ है और एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। और पूरी किताब है ये 6 से लेकर के 12 तक की, हालांकि ये बाजार में अभी नहीं आई है। तो ये किताब को अगर आप देखें, या आप मत खरीदिए, कोई भी पुस्तक मत खरीदिए, किसी का बैच आप खुद से पढ़िए अगर आप कर सकते हैं। लेकिन इतने कम टाइम में आदेश जी खुद से इतनी सारी चीजों को पढ़ना संभव नहीं है, जो अगर बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी का वो बक्सा मत छोड़िए, क्योंकि कई बार देखा जाता है जब कुछ क्वेश्चन हम लोग भी गूगल में जो सवाल नहीं मिलता है, वो सवाल एनसीईआरटी के बक्सा में कहीं ना कहीं फंसा रहता है। सर एक बड़ा ही लोगों का सर ऑब्जेक्शन है कि इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। देखिए मेरा ये मानना है कि 2 साल तो कम से कम मिलना चाहिए। हर वैकेंसी में मिला है तो 2 साल इसमें भी मिलना चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप भी इसके लिए आवाज उठाएं, मैं भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कम से कम 2 साल मिलना चाहिए, क्योंकि हर बार मिला है, जितनी वैकेंसी आई है उसमें मिला है, तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन कम से कम मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो चलिए, शशि शरण से सर थे ऑफिसर्स एकेडमी के, और इन्होंने बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग टफ ये एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए तैयारी भी आपको स्पेशल करना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बीपीएससी पीटी से भी ज़्यादा टफ ये आपका, कई गुना ज़्यादा टफ ये आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और आगे धीरे धीरे इसके बारे में और सारी जानकारियां निकल के आएंगी। तैयारी के क्षेत्र में किन किन विषयों पर ध्यान देना होगा, इस पर रिसर्च होगा और बहुत सारे क्षेत्र पता चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।